जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजादी से पहले एक देवताओं का जत्था था जो आया, जिसने देश को आजाद कराया और चला गया। उस जत्था में दो तरह के व्यक्तित्व थे, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग हैं। तो उधर गांधी जी का एक नरम दल है। सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन मैं बात करूं तो दो लोगों को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा, जिनको मैंने पहले आंखें खोली तो मैंने सुभाष चंद्र बोस को देखा। सुभाष चंद्र बोस जिनका 23 जनवरी को हम जन्मदिन जयंती मनाते हैं, उनका 23 जनवरी आने की थी। प्रेसिडेंसी जेल में उन दिनों अंग्रेजों ने उनको कैद कर रखा था। हिटलर के बम्पर शक उधर ब्रिटिश पर अपना बम गिरा रहे थे और इधर के शत्रु थे इनके अंग्रेजों के, तो इनको प्रेसिडेंसी जेल में कलकत्ता में बंद कर दिया गया। उसके बाद में गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसके बाद में अंग्रेजों ने कहा कि कहीं अगर बोस की जेल में मृत्यु हो गई तो बड़ी मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। अंग्रेजों ने सोचा तो उनको एल्गिन रोड, उनके 34/2 उनके आवास पर उनको भेज दिया गया और उनकी वहां पर बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई और अंदर भी खुफिया जासूस लगा दिए गए। वहां से अब सोचिए 23 जनवरी है, 16-17 की रात में इन्होंने अपनी तैयारी की। अपने भतीजे से उन्होंने कैसे कैसे अपनी व्यवस्था बनवाई, क्या क्या खरीदना था मार्केट से खरीदवाया और मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में वो 16-17 की जनवरी की रात में निकल दिया। अब सोचिए एक हफ्ते बाद जिसका जन्मदिन है, कल्पना कीजिए, हम लोग उठाई यही कहा जरा उनको याद करो कुर्बानी। कल्पना कीजिए कि हम क्या कहां पर खड़े होते हैं। खाली हमने हा ही करके आजादी उद्दंडता नहीं है, गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा। ये हमारे आजादी के जो दीवाने थे उनको हमें गंभीरता पूर्वक लेना पड़ेगा। 16-17 की रात में कैसे निकले, इतना कड़ा पहरा है, अंदर खुफिया जासूस लगे हुए हैं, फिर भी वो निकल जाते हैं मोहम्मद जियाउद्दीन के बेस में। कैसे अटैची है वो तो मैं कभी बताऊंगा। उसके बाद में वो धनबाद पहुंचते हैं, वहां से फ्रंटियर मेल से आगे आते हैं, उसके आगे और आकर के फ्रंटियर मेल से आ जाते हैं। उनका भतीजा शिशिर, डॉक्टर शिशिर बोस उनकी इसमें पूरी मदद करते हैं, वापस चले जाते हैं। इधर यात्रा कर रहे हैं, उधर वापस 18 को जब शिशिर बोस पहुंचते हैं, अब कहानी देखिए, कल्पना कीजिए उनके भतीजे और भतीजी कितने साहसी हैं। कल्पना कीजिए कि क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे। और वहां से जो खाना आता है, भोजन आता है, उसको वो सब खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन तक तुम्हें पता नहीं चलने देना है, तब तक हम भारत सीमा हम से बाहर निकल जाएंगे। भोजन आ रहा है, भतीजे खा रहे हैं। उसके बाद में 27 जनवरी को अदालत में एक पेशी थी। पेशी के दौरान उन्होंने कहा हम घोषित करेंगे। पेशी के दौरान उन्होंने बताया कि वो तो गायब हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उधर प्रकाशित किया, इधर आनंद बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान हेरल्ड, इन पत्रिकाओं ने जब प्रकाशित किया, कहा सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए हैं, तो अंग्रेजों उनके सबके पसीने छूट गए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी बड़ी बदनामी हुई। ये तो बात सुभाष चंद्र बोस के साथ कहाँ जर्मनी गए, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया। एक बात और कहूँगा बोस के बारे में कि जब ये बाहर चले गए, आज़ादी इधर मिल रही थी, तब उस समय लुई फिशर जो महात्मा गांधी के जो जीवनीकार हैं, उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था कि वो देशभक्तों के देशभक्त हैं, लेकिन साथ में और जोड़ा था कि वे रास्ता भटक गए हैं। ये गांधी के शब्द थे। और वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित किया कि सुभाष चंद्र बोस भारत के जॉर्ज वाशिंगटन है, ये वहां पोस्ट किया। और दादा भाई नौरोजी की जो बेटी खुर्शीद नौरोजी ने कहा यदि आज सुभाष चंद्र बोस देश में प्रवेश करते आज़ादी के बाद में,
तो नेहरू से ज़्यादा वो सम्मानित होते, उनकी जय जयकार होती, उनको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती, और यहाँ तक कि गांधी जी के चमत्कार को भी वो चुनौती देते हैं। ये खुर्शीद उनकी बेटी ने कहा। अब आगे बढ़ते हैं शहीद आजम भगत सिंह के लिए। शहीद आजम भगत सिंह को मैंने वहां से यात्रा की है, खाली बातें नहीं कर रहा हूँ। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास से अब मैंने काकोरी तक की यात्रा की है। तो कहीं न कहीं क्रांति का ये शरीर है, हमारी आत्मा, शरीर तो है नष्ट होता रहता है, लेकिन आत्माएं नए नए शरीर धारण करती रहती है निश्चित रूप से। कितने लोग गए हरदोई से, बातें नहीं कर रहा हूँ लोग नहीं गए, उनके अंदर राष्ट्र भक्त नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जरूर जज्बा ज्यादा होगा कि इतना साधन नहीं है, और वहां से यात्रा अपने प्रारंभ कर दी। और शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे की नातिन हरवीर कौर ने हरी झंडी दिखाई दी। विशेष बातें बता रहा हूँ। और हमारे तमाम चंडीगढ़, अमृतसर, वहाँ के अखबार भी खबरें बोल रही हैं। जिधर निकला हूँ काकोरी तक, लखनऊ तक, हमारे कई पेपरों ने कवरेज किया इस चीज को लेकर। शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च को फांसी होनी थी, उन्होंने डर से एक दिन पहले उनको फांसी दे दी। तो उनका वजन बढ़ गया था, उनकी माता मिलने जाती, पूरी कहानी है। लेकिन उसके बाद में इन पिशाचों ने, इन धूर्तों ने, इन अंग्रेजों ने उनको वहाँ पर जो कौन सा, जब उनकी फांसी देने की मतलब की घोषणा की गई, उस समय भी उनके वकील प्राणनाथ मेहता वहाँ पर गए थे, उनसे पुस्तक मंगाई थी, फांसी देने का समय है, उनके सामने उन्होंने खोल करके पढ़ने लगे। और कौन कौन उनके वार्डन थे, कौन कौन उनकी देख रेख में थे, उनका सारा सब एक बहुत बड़ा किस्सा है। भगत सिंह की एक एक चीज को लेकर रखना चाहते थे लोग, देखना चाहते थे लोग, और हरदोई इस मामले में बहुत आगे है कि यहाँ पर भी उनके जूते, उनकी घड़ी, 3 चीजें यहाँ पर है, घड़ी, जूते और 3 चीजें यहाँ पर उनकी। हमारे यहाँ जयदेव कपूर यहाँ पर थे, फ्रीडम फाइटर, और शिव वर्मा, हरदोई के जो लोग उनके साथ में रहे थे। तो शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ से मैंने यात्रा प्रारंभ की थी, काकोरी मैंने समाप्त की थी। उस समय उनको फांसी जब देने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं इनकलाब जिंदाबाद का जो उन्होंने नारा लगाया था, इतनी आवाज तेज थी कि जेल के बाहर लोग थे, उन्होंने भी उसको सुना। और उसके बाद में तो तमाम ऐसे हैं। फिर बीच में काल आया। अब एक चीज बता रहे हैं, जब आजाद हो गए, अब इसमें पंडित नेहरू को देना पड़ेगा, पहले प्रधानमंत्री हमारे बने। और माउंटबेटन जब कराची से अपने हवाई जहाज से यहाँ पर लौट रहा था, मैं उसके लिए बोलूँगा, लौट रहा था, तो वहाँ तो उधर 14 को उनका हो चुका था। उसने धुआं उठते हुए देखा पंजाब में, इधर उसने सोचा ये भारत के लिए अच्छा नहीं, हो जानता था सारा सब कुछ खेल क्या हो गया हुआ था। जब ये घोषणा हो गई देश आजाद हो गया है, 2 सन्यासी पहुंचते हैं जवाहरलाल नेहरू के आवास पर, पंडित नेहरू के आवास पर। वहाँ पर उनको पीताम्बर उनको ओढ़ाते हैं, उनको भभूत लगाते हैं, और पवित्र जल से, तो नदी के जल से उनको छिड़क करके उनको ये सब करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। वैसे उन सब चीज़ों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस दिन जो भी सन्यासी कहते रहे वैसा वो करते रहे। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद भी हाथ मुँह धो करके, भभूत वभूत सब धो डाली, धो करके वो इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और पद्मजा नायडू ये बैठते हैं एक टेबल पर, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हैं। ये 14 अगस्त की शाम की बात बता रहा हूँ। ये बैठते हैं और तब उसी समय फोन आता है लाहौर से। तो फोन की इतनी आवाज गड़बड़ थी, इन्होंने कहा दोबारा फिर बताया कि लाहौर में जो हिंदू बहुल इलाके हैं उनका पानी बंद कर दिया गया। अभी स्थिति देखिए आज़ादी के बाद की, हिंदू बहुल इलाके हैं उनका पानी बंद कर दिया गया है, शासन की तरफ से बंद कर दिया गया है, और बिजली काट दी गई है, बच्चे तड़प रहे हैं प्यास से। ये और बाहर वहाँ पर आक्रांता तलवारें लिए घूम रहे हैं, स्टेशन पर घूम रहे हैं। हिंदू और सिख वहाँ से निकलेंगे तो उनको हम उनकी हत्या कर देंगे, जाने नहीं देंगे, उनकी लड़कियों बेटियों पर हम कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के बाद में उनका जो भी जान माल हर तरह से, मतलब कि हम जो अपना उनके हीरे जो भी आभूषण आदि का हम छीन करके अपने पास रख लेंगे। ये उसके अगले दिन एक उनका हाथ मतलब कि ढक करके इनके आंसू भी आए, रोने लगे।
जैसा कि BBC की रिपोर्ट है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी प्रामाणिक बोल रहा हूँ। उसके बाद में प्रिंस पार्क में वहाँ पर ध्वजारोहण की तैयारी थी, रात की तैयारी थी। तो इंदिरा गांधी ने उनको समझाया कि आपने जो भाषण अपना तैयार किया है उसमें आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, इधर से ध्यान इसको हटाइए। बहरहाल उनका किस मुँह से मैं कहूँगा मैं आज़ाद हो गया हूँ, ये उनकी बात थी जवाहरलाल नेहरू की। उसके बीच में काल आए, धीरे धीरे आज बढ़ते हुए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम लोगों ने जाने दी, तमाम देश के सेनानी, अब तो कोई दिखाई नहीं देता, हमारे यहाँ भी थे। हम तो कई ऐसे कार्यक्रम करते थे यहाँ पर। अभी भी दादा धर्मेंद्र सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यूनियन के उसके अध्यक्ष थे। परिवार जो ये संगठन था वो भी 1-1.5 साल पहले उनका विदा हो गए। तो अंदर से कहीं कहीं जज्बा होता है। वर्तमान समय में हमारे नेतृत्व है, उसके पास दृष्टि है, विजन है। हमने खाली चाहे जल थल नभ में, गगन में से लेकर के अंतरिक्ष में हम चंद्रमा पर पहुँचे, ये हमारी है। अब हम ये कहते हैं कि जो आज़ादी के जो देवता थे इन्होंने आज़ाद कराया, तो आज का युवा नव निर्माण में लगा हुआ है। युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान राम जब वनवास काल में गए हैं तो उन्होंने कुछ कोल भी उनको मिले, तो उन्होंने कहा तुम लोग हमारी सेवा नहीं करते हो, उस सेवा हमारी क्या करो। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई, ये हमारी यही सेवा मान लो। हम तुम्हारे वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते हैं, यही हमारी सेवा है, यही सेवा। तो हम कुछ ऐसे हैं जो भ्रमित नहीं हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो कहाँ थूकना है, कहाँ मूतना है, कैसे बोलना है, बोलते हुए ही गाली बौछार करते हैं। ऐसे लोगों को वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ऐसा आचरण न करें। बाकी बहुत अच्छे अच्छे युवा आ रहे हैं, उनमें बड़ा जोश है, और जोश नहीं है तो ये देश कैसे उन्नत कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मातृ शक्ति इतना आगे बढ़ रही है कि वो गंभीर हैं, उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देता है, वो सरल हैं, सीधी हैं, गंभीर हैं, उनमें कहीं पर भी उच्छृंखलता दिखाई नहीं देती। अपवाद स्वरूप कहीं हो एक आध उसकी बात अलग है, लेकिन युवाओं में उच्छृंखलता दिखाई देती है। तो ये बड़े विषय हैं, इन पर हमें सोचना पड़ेगा। हम जहाँ पर खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, जो परमात्मा ने हमें भेजा है, जो काम हमें सौंपा है, हम देखें उससे आंख बंद करके। इससे देश का, राष्ट्र का कल्याण हो रहा है। कहीं कहीं राष्ट्र का मतलब हम यहाँ बैठे हैं और हम कहें कि हम तो तमिलनाडु में हम कुछ काम करेंगे, नहीं। यहाँ पर बैठ करके हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आंख बंद करके देखें, हमें उससे आत्मतोष, अंदर से आनंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बस इतना करना है। अब व्यवसायी व्यवसाय करें, चिकित्सक चिकित्सा करें, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो भी हैं, सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं, उनको सबको विचार करना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के लिए किस तरीके से उपयोगी हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह खाना पीना, सोना जागना और मर जाना जीवन नहीं है, चमकना जीवन है। तो चमक कैसे आएगी, सूरज की तरह कैसे चमकेंगे, जब हम आँख बंद करें और देखें जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इससे जो अंतिम व्यक्ति है, जो कतार का अंतिम व्यक्ति है, जो निचले पावदान पर खड़ा हुआ है, उसका कल्याण होगा या नहीं होगा। यदि उसका कल्याण हो रहा है तो हमारा कार्य प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग जो स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास के फलस्वरूप स्वतंत्रता पाई, उसके उपरांत हम लोगों ने पिछले 77 वर्षों में हर क्षेत्र में बहुत ही प्रगति करी, प्रशंसनीय है वो। लेकिन अभी भी हम बहुत से जगहों में पिछड़े हैं। हमको शिक्षा, हमको जात पात में जो आपस में मनमुटाव है, इसको दूर करना है, और क्षेत्रों में प्रगति करते हुए देश को आगे लाना है, सभी भाइयों को एक में मिलाना है। इस तरीके से करके हम अपने देश का भला कर सकेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो बोले, हमारे देश को बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने, तमाम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, और ये जो आज़ादी हमको मिली है तो बहुत बलिदान किया है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है। उन लोगों के बलिदान को आज याद करने का समय है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।